कमिंग टू द टॉपिक, अगर मैं आपको ये बताऊं तो मैं इसको, मैं जो कोड ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि क्या एम थे ए बी बी सी डी। तो इट इज़ जस्ट साउंड ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो एम है, क्या है इसका एम, क्या है पोस्ट हार्वेस्ट, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट के जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको बिल्ड करने का इसका एम है, और इसमें लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे, सबवेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके एम हैं, मेन एम, और सब्सिडरी एम क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपके यहाँ पर कौन इस लोन को देगा, तो ये बैंक देंगे। किसको देंगे, तो बेनिफिशरीज कौन हैं जो बोरो करेंगे, बोरोवर्स कौन होंगे। प्लस अगर बोरोवर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं बैंक को, अब वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड जो बना है वो क्या है। और प्लस यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि टी अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं, और डिफॉल्ट से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी आपने दे दी, प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊंगा, प्लस कुछ और इस फीचर्स को बताऊंगा। तो जो मेन एम है वो आप यहीं से निकाल सकते हैं कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। फाइनेंसिंग फैसिलिटी मतलब कि आपको लोन दिए जाएंगे मीडियम और लॉन्ग टर्म के, जो कि हो सकते हैं लंबे 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक के लोन हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे इसमें। और जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। और जो मिलेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो मिलेंगी इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि अगर जैसे एसबीआई बैंक आपको लोन दे रही है, और मैं फार्मर ग्रुप हूँ, तो पर्टिकुलर फार्मर को नहीं मिलेगा, एक फार्मर ग्रुप है और मैं उसका मेंबर हूँ, और मैं यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो एसबीआई 10% चार्ज करती है लोन पे, तो 7% पे मुझे मिल जाएगा। 3% जो है गवर्नमेंट उसको देगी, एसबीआई को दे देगी। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मेरे को क्रेडिट गारंटी से जोड़ा जाएगा कि एसबीआई को नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको देख लेगी। तो यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट, यहाँ पर एग्रीकल्चर में अगर ए से एग्रीकल्चर का देखा जाए तो एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट। तो पोस्ट हार्वेस्ट को मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा, और एग्रीकल्चर का एक टर्म समझाना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर किस तरीके से आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के सारे जुड़े हुए पहलू जो होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। कोल्ड चेन्स, और ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वेयर हाउस, सिलोज, और एसेइंग, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट्स, ई मार्केटिंग पॉइंट्स, पैकिंग जहाँ पर पैकिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइपनिंग, जैसे कि अगर आप कोई चैम्बर्स, अगर आप फ्रूट्स बेच रहे हैं या फिर हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो राइपनिंग चैम्बर्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका मेन जो इनका एडवांटेज रहता है वो यही होता है कि आपके जो वेस्टेज ना हो, और आप उसको स्टोर कर सके फैसिलिटीज़ में। कोल्ड स्टोर में ज़्यादा देर तक आप स्टोर कर सकते हैं, तो आप अपने बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, और आप अपने माल को बहुत टाइम तक प्रोटेक्टेड रख सकते हैं कोल्ड चेन में। और आपको उसे प्रॉपर, जब आप उसके कॉस्ट मिले तब आप उसको सेल करिए। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है, जो कि फार्मर्स की डबल इनकम, जो एम है डबल इनकम करने की फार्मर्स का, उसमें भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो एक एग्रीकल्चर का मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को किस तरीके से आपको डायग्रामेटिकली देखना है, ताकि आप आंसर राइटिंग स्मूथ कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जिसको एग्रीकल्चर में जो मेन इश्यूज हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसी वे में समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है वो है आपका लैंड, और इस कॉर्नर पे जो है वो है फार्मर। तो फार्मर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो जाएंगी कवर। प्लस लैंड में जो आप देखेंगे तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स प्रॉब्लम है इंडिया में। और मेजरली जो बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स हैं वो पर्टिकुलर बहुत कम लोगों पे हैं। मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए 3%, 4% लोगों पे ही मेजर लैंड जो है वो है, और बहुत कम लोगों पे जो लैंड है 100 लोगों पे बहुत कम एरिया आता है। तो इस तरीके से ये लैंड होल्डिंग्स का सवाल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर लैंड की क्वालिटी, फर्टिलाइजर्स,
आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे अगर क्वालिटी ख़राब है आपकी तो। और प्लस इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी आपको। अगर आप पंप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पंप का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का भी बढ़ जाएगा, तो फिर ये लोग पंप यूज़ कर पाएंगे, ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें अपने प्लस मानसून पे डिपेंडेंट हैं। प्लस इनपुट में एक तो फर्टिलाइज़र, एक इरिगेशन होना चाहिए, मानसून डिपेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए, प्लस आपके सीड क्वालिटी होनी चाहिए, प्लस अगर पेस्टिसाइड्स हैं तो ये पूरा जो फसल होती है एक ह्यूमन की तरह होती है, उसकी ग्रोथ एक ह्यूमन की तरह ही होती है। उसको बीमारी से भी बचाना है, उसको सीड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसका फूड जो है, फर्टिलाइज़र जो वो सॉइल के थ्रू लेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके उसको हेल्दी भी रखना है, तो पेस्टिसाइड्स और भी करना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी में। तो यहाँ पे जब ये फसल हार्वेस्ट हो जाएगी तो वो जाएगी सीधे वेयर हाउसेस में। ये जो है वो है पोस्ट हार्वेस्ट। ये प्री एंड हार्वेस्ट का टाइम है, ये पोस्ट हार्वेस्ट है कि आपको यहाँ पर अपने स्टोर करना है, और आप लास्ट में जो है वो मार्केट एंड दैट मंडी, जो मंडी रिफॉर्म्स भी यहाँ पर हुए हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल जो इसको डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, ये पॉइंट नहीं है। पहले ये पॉइंट था कि आपको मंडी में यहाँ पर देना है, और यहाँ पर जो दलाल थे वो फार्मर्स को मजबूर कर देते थे कि वो कम रेट में अपने अनाज को बेच के जाएं। लेकिन अब ई नाम के बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कि आप फार्मर डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो गया है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। आपको अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हुआ था। प्लस एग्रीकल्चर को अगर मैं ए में देखूं तो आज एग्रीकल्चर को अकेला सिर्फ एग्रीकल्चर वर्ड यूज़ करना गलत होगा। आज हम एग्रीकल्चर को एनिमल हस्बेंड्री प्लस डेयरी प्लस फिशरीज, तो हम इसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ अगर, तो फार्मर्स के पास लैंड है और प्लस उसके पास एक फॉर्डर भी है, ताकि वो एनिमल हस्बेंड्री कर सके, हॉर्टिकल्चर कर सके, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए आ सके। यहाँ पे जो है कोल्ड चेन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोल्ड चेन होना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर इनका जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक, ये जो चीज़ है, ये एरिया जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही लिक्रेटिव है। और यहाँ पर ये स्टार्टअप्स भी बहुत आ रहे हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आप, अमूल भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुका है, प्लस हमारे मध्य प्रदेश में सांची है। ये एक अच्छा एरिया है जिसमें इधर अगर प्रोग्रेस करेंगे, जितना आप प्रोग्रेस यहाँ करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका फार्मर्स की डबल इनकम करने का जो टारगेट है वो ईजिली रियलाइज़ हो सकता है अगर हम यहाँ पर इस एरिया पर टारगेट करें। क्योंकि फार्मर्स की पोजीशन जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सुधर नहीं सकती ऑन लैंड, पर यहाँ पर एग्रीकल्चर, ये एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और डेयरी फार्मिंग की वजह से ये हो सकता है, ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो आप एक एग्रीकल्चर को पूरे पर्सपेक्टिव में देखिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट को बनाना है, यहाँ पर जो इनपुट है उनको क्वालिटी इंप्रूव करना है, किसान पे फोकस करना है। प्लस आपको सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि उसके डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर भी लेके आइए, एनिमल हस्बेंड्री भी लेके आइए, और यहाँ पर मार्केट रिफॉर्म्स भी करने हैं ताकि एक अच्छे दाम उसको मिल सके। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको एग्रीकल्चर को देखना होगा। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसको आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें फ्लो डायग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुड इनपुट इन एग्रीकल्चर, अगर गुड क्वालिटी सीड है देन यू कैन बी एंड गुड storage facility, then income of farmer will get double 2 times. So these आप इसको रख सकते हैं। सिंपली मैं इधर मूव कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अगर गुड क्वालिटी इनपुट यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसका स्टोरेज अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे से यहाँ पर
सेलर भी हो पाएंगे। तो आप अगर मेरी वीडियोस प्रॉपर देखना चाहते हैं जिसको मैं आपको कोड के लैंग्वेज में बताता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इधर और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको मेरी वीडियोस प्रॉपर मिलती रहें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने कोड दिया था एजुकेशन, और ये कोड में मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर जो स्टेट और स्टेट प्लस सेंटर का जो है वो 6% हो गया है। ड्रॉप आउट रेट प्लस यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ड्रॉप आउट रेट को हम कम करेंगे, प्लस इसमें यहाँ पर मैंने बताया था अंडर ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके लिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी की जो बात हुई है, इंटर डिसिप्लिनरी। प्लस यहाँ पर सी पे मैंने कहा था करिकुलम चेंज जो स्कूल में आए हैं उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि क्या था, प्लस आपका ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट्स की, प्लस टीचर्स ट्रेनिंग। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो मैं कोड में आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही फास्ट हेल्प मिलेगी अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कैसे आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है जब आप आंसर करेंगे इसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, इस केस में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या बैलेंस है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि रिवाइव कैसे करेगी इकोनॉमी, तो मैंने यहाँ पर रिकवरी एक करके कोड दिया था, रिकवर। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने डालता रहता हूँ ताकि 2 मिनट्स की, 3 मिनट्स की जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन आपको एक नॉलेज उनका होना चाहिए कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यही बाद में एक न्यूज़ बनती हैं, यही बाद में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड WHO ने करा है कि पैक्ड फूड सेफ हैं, और ये इस तरीके के जो वीडियोस हैं जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने नहीं है, तो ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए अपने नोट्स की कि आपने हर चीज़ अंडर द सन याद कर ली। मार्क एकेडमी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं कि एम इसके क्या हैं। तो एम को मैं यहाँ पे जो समझाना चाहूँगा वो है ABCD। आपको किसी भी स्कीम को, कोई भी स्कीम हो, आपको ये 4 चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। और ये 4 चीज़ें हैं क्या? ये 4 चीज़ें हैं कि किसी भी स्कीम के बारे में आपको ये चीज़ें, सबसे पहले एम जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में कि उसका एम और टारगेट कहाँ कर रहा है, वो क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, प्लस आपको उसमें बेनिफिशियरी कौन है, कौन उसमें बेनिफिशियरी, किसको मिल रहा है वो बेनिफिट, किसको मिलेगा, गवर्नमेंट ये भी बिल्कुल तय करके रखती है कि कौन उसके लिए एलिजिबल होगा। प्लस आपको ये रखना है कि वो स्कीम कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और प्लस आपको ये रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट कर रहा है। अगर ये 4 पॉइंट आपको बेसिक पता होने चाहिए कोई भी स्कीम के बारे में। अगर आपको सर्च करना है तो आपको इसी फॉर्मेट में सर्च करना है, एम क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, फिर इसकी ये सेक्टर कौन सा, सेंट्रल की कौन सी स्कीम में आती है, सेक्टर स्कीम में आती है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम में आती है, प्लस इसका डिपार्टमेंट कौन है। तो यहाँ पर जो एम है इसका, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन मिलेंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पोस्ट हार्वेस्ट पे यहाँ पर फोकस करती है। तो यहाँ पे ये जो एम है, जो सब्सिडरी एम है, अगर ये आ जाए आपके क्वेश्चन में प्रीलिम्स में, तो ये एक मेन एम नहीं है लेकिन आपका एक सब्सिडरी एम है। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ आगे बढ़ते हुए मैं आपको दूसरी स्लाइड में ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्कीम्स जो हैं वो हैं गवर्नमेंट की। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा सेक्शन इसमें जोड़ा है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर जो स्कीम्स हैं वो किस तरीके की हैं। कोर टू कोर स्कीम्स हैं, कोर टू कोर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रीब्यूशन करती है। और कोर स्कीम्स हैं, कोर स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, कोर टू कोर स्कीम्स में बेसिकली सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए जाती हैं। और आप मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल है, 45 है, 46 है, 47 है, कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कोर स्कीम्स में जो कि सेंटर का और स्टेट का रेशियो 40 to 60 60-40 होता है, 90-10 भी हो सकता है अगर
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये कोर स्कीम्स में आएगा। प्लस आपका यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में फुल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंटर की तरफ से होता है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन ये सब सेंटर का ही होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ही आता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको कोर स्कीम्स के बारे में बताऊँ तो किसान के लिए आपने सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान, तो आज वो नहीं है। आप रोड, पानी, इरिगेशन, मकान, स्वास्थ्य, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन एंड शिक्षा, ये रोटी कपड़ा मकान से बदल के अब RPMSS हो गया है। तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि जितनी स्कीम्स कोर में है, इस कोर में वो यहाँ पे इस तरीके से हैं। आप इसको कोर स्कीम्स को चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है रोड के लिए, वो यहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कि आपकी फसल को अगर आपको वेयर हाउस तक पहुँचाना है तो आपके लिए रोड्स अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको अगर डायरेक्ट मार्केट तक पहुँचाना है तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यहाँ पे ये भी जो है वो कोर स्कीम्स में आती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी फाइनेंशियल उसका चीज़ देखती हैं, वो कुछ इस तरीके का नाबार्ड उसको ऑल राउंड उसकी फाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड जो है वो उसको इस तरीके से हर जगह से घेरा हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी नाबार्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और कई चीज़ों को जो गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट में जो भी है, यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और इसके लिए भी नाबार्ड का काफ़ी हद तक रोल है। तो यहाँ पे नाबार्ड डायरेक्ट किसी को लोन नहीं देता है, लेकिन ये एक मल्टी डायमेंशनल है। मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक मल्टी डायमेंशनल है। पूरी पॉलिसी ये सब चीज़ें चेक करेगा। ओवरऑल 360 डिग्री टारगेट करता है, 360 डिग्री पूरी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को प्रॉपर तरीके से ये फंडिंग, ये सब चीज़ें, क्वालिटी सब चीज़ें ये सब चेक करता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अगर मैं एग्रीकल्चर का डायग्राम हमेशा इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कुछ इस तरीके से एग्रीकल्चर को आप हमेशा नाबार्ड में रखिए, क्योंकि नाबार्ड बहुत हर एक जो स्कीम है वो इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फॉर्मल क्रेडिट लोन टू एग्रीकल्चर, अगर आप इस स्कीम में लोन दे रहे हैं एग्रीकल्चर और फार्म एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करता है रूरल एरियाज़ में। क्या ये ऑब्जेक्टिव है, सही है या गलत है? तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि हमने पढ़ा कि ये डबल द फार्मर्स इनकम कर रहा है, प्लस ये मीडियम टर्म लोन दे रहा है फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पर बिल्ड करने के लिए, तो और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं कि बैंक और बेनिफिशियरी में क्या रिलेशनशिप बनेगा। तो बैंक्स जो हैं वो 1 लाख करोड़ का लोन देंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोन देंगे, और वो भी जो लोन होगा वो 4 इयर्स में होगा। पहले फर्स्ट ईयर में 10K करोड़, फिर बाकी के 3 साल 30K करोड़, तो ये करीबन हो जाएगा 4 इयर्स में 1 लाख करोड़। गवर्नमेंट इसके लिए रिलीज़ करेगी बजटरी 10,000 करोड़ कुछ, और यहाँ पे जो लोन दे रहे हैं वो बैंक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ खर्चा होने वाला है बजटरी इतना बैकअप देने के लिए, ताकि इसमें सब चीज़ आ जाएंगी। जो इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं वो भी इसमें आ जाएगा, प्लस आपकी फाइलिंग और इस तरीके के खर्चे, बाकी जो एडवांटेजेस इसमें देगी गवर्नमेंट, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा।
तो बाकी बेनिफिशरीज जो हैं, बेनिफिशरीज कौन होंगे, जो बोरोवर्स कौन होंगे, तो मैंने आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेनिफिशरीज कौन होंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्रीकल्चर डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि बेनिफिशरीज और बेनिफिशरीज कौन होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिंगल फार्मर इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर होल्डिंग्स बना लूँ और लार्ज होल्डिंग्स बना लूँ, तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो कुछ ग्रुप बना लेते हैं, और यही जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को बोलेंगे प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनी हुई है कोई, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये लीगल एंटिटी होती है। और यहाँ पर सारे फार्मर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, प्लस आपके डेयरी मैन भी हो सकते हैं, मिल्क मैन भी हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं, वीवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो और स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर रखा गया है, टेक प्लेयर्स को भी रखा गया है, एंटरप्रेन्योर्स को भी रखा गया है। तो यहाँ पर फार्मर ग्रुप्स जो हैं वो बनाएंगे, और इन ग्रुप्स को बैंक्स जो हैं, नाबार्ड, अगर मैं बोलूँ एक ओवरऑल इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पिवोट मानूं, तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, और बाकी जितने भी यहाँ पर स्टेट के भी कुछ ग्रामीण बैंक और वो होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये नाबार्ड के साथ एक MOU साइन करेंगे। ये MOU साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये इनको लोन देंगे। नाबार्ड डायरेक्ट नहीं देगा, ये इनको लोन देंगे। पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े फार्मर्स हैं उनका ग्रुप्स ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो बड़ा भी है, पेमेंट की कैपेसिटी रखता है, तो ये लोग ज़्यादातर जो है वो इसको प्रेफर करेंगे या इसको प्रेफर करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये हमारे यहाँ पे हर स्कीम के पीछे एक छुपा हिडन फैक्टर रहता है जो फेल हो जाता है, और जो गरीब किसान है वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। तो हमारे ये वैसे RBI इसको टारगेट करता है, इन किसानों को। तो ये किसान ज़रूर वीक हैं, इनके ग्रुप ज़रूर वीक हैं, लेकिन ये इनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स, और ये बेनिफिशियरी होंगे, इन्हीं को मिलेगा, एक अकेले फार्मर को नहीं मिलेगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नाबार्ड जो है MOU साइन करके बैंक्स को पुश करता है इधर एग्रीकल्चर में लोन देने के लिए। ये यहाँ पर भी यही हो रहा है, और जो बेनिफिट उठाएंगे वो ग्रुप्स उठाएंगे, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट, अगर पोस्ट हार्वेस्ट को मैं देखूँ तो पोस्ट हार्वेस्ट को कोई एक किसान नहीं कर सकता, उसके लिए किसान का जो है वो ग्रुप में होना ज़रूरी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही इस चीज़ को कर सकती है, और ये हमारे यहाँ पे एक सक्सेसफुल मॉडल है। सो बोरोवर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का अप टू 2 करोड़। जब तक आप अगर 2 करोड़ तक का लोन ले रहे हैं तो ही 3% का सबवेंशन है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो नहीं है, तो आपको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, या फिर उसमें कम है। और सबवेंशन भी 7 ईयर्स तक ही मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोन लिया है 10 साल का, 10 साल में उसको रीपे करेंगे, तो आपको 7 ईयर्स तक ही मिलेगा सबवेंशन, उसके बाद नहीं मिलेगा, आगे के 3 साल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसमें जाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैंने आपको समझाया कि इसके एम क्या है, मैंने आपको समझाया कि बैंक किस तरीके से नाबार्ड और बैंक MOU साइन करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस मैंने आपको बताया कि कैसे बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशरीज को में डिफरेंसेस क्या हैं, कि भाई कौन गरीब किसान के बेनिफिशरी को ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिलना चाहिए। प्लस C एंड D, C को यहाँ पर है कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका जो बैंक्स यहाँ पर डरते हैं लोन देने के लिए, वो बैंक्स डरेंगे नहीं, क्योंकि जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके लिए एक ऑलरेडी फंड बना दिया गया है, एलिजिबल बोरोवर्स क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME। तो यहाँ पर 2 करोड़ लोन अप टू 2 करोड़ तक के लिए यहाँ पर एक आपका फंड अवेलेबल है अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। बेनिफिशरीज को फिर से एक्सप्लेन किया गया है, 1 लाख करोड़ इनको मिलेंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ पैक्स और मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सोसाइटीज़ हैं, ये प्रॉफिट भी हो सकती हैं और प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती हैं, प्लस आपकी
नॉन प्रॉफिट भी हो सकती हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एंटिटी होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, स्टार्टअप्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी ऑफ लोकल स्पॉन्सर्ड पीपी। मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फीचर है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको एग्रीकल्चर का बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो इस तरीके से है और उसको घेरा हुआ है हर जगह से। नाबार्ड उसको 360 डिग्री हेल्प कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है इसकी मॉनिटरिंग जो है वो ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है वो एक ऑनलाइन MIS बनाया जाएगा। तो उससे देखिए आपका होगा क्या, उससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी सबसे पहले। तो यहाँ पर जो लोन है वो किसको मिल रहा है, कितना मिला है, क्या मिला है, ये सारी चीज़ें, कौन डिफ़ॉल्ट हुआ, कौन इसमें गरीब फार्मर को मिला कि मिला, ये सब ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी और अच्छे से टारगेट कर सकते हैं हम। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एथिक्स में भी यूज़ हो सकती है, एथिक्स के चैप्टर में भी यूज़ हो सकती है कि कैसे आप ये टूल है, मैनेजमेंट टूल है, इसको यूज़ करके कैसे आप एक स्कीम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट फास्ट अप्रूवल प्रोसेस, अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, आपको बार बार जाके ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने हैं। प्लस इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स, इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स मतलब कि यहाँ पे जो और स्कीम्स भी चल रही हैं नाबार्ड की, जो और स्कीम्स भी पहले से चल रही हैं, उनका भी अगर ऑनलाइन सिस्टम से आप करोगे तो उनका भी इंटीग्रेशन इसमें हो सकता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर आप एक यूनिफॉर्म अप्रोच कर पाएंगे, सारी स्कीम्स को साथ लेके चल पाएंगे। डबल फंडिंग नहीं है कि आप यहां पर उसी चीज के लिए यहां से भी रुपए दे रहे हैं, यहां से भी रुपए दे रहे हैं, तो चैनल ए से भी रुपए जा रहे हैं, चैनल बी से भी रुपए आ रहे हैं। नहीं, आप उसको एक ही चैनल से रुपए दीजिए और उसको उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कराइए। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत हद तक ऑनलाइन सिस्टम से आप सबको एक साथ लेके आ सकते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं टू सेट अप द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि नहीं है। थैंक्स गिविंग, जो कंटेंट डेवलपमेंट और रिसर्च किया है वो इंजीनियर अतुल दीक्षित जी ने किया है, एक्स बैंकर हैं, इनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और आपको भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.